बहुत दिनों के रिसर्च के बाद ये कुछ फैक्ट्स हम लोग लेकर आए हैं, जिसमें पूरे गुजरात की हकीकत आप लोगों के माध्यम से गुजरात की जनता तक पहुंचाने का हम लोग काम कर रहे हैं। उज्ज्वला से ना उजाला हुआ, ना स्वच्छ भारत से सफाई, काले धन का पता नहीं और बढ़ गई है महंगाई। 2014 में गुजरात के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के देश के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी जी ने देश के लोगों को बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए। गुजरात मॉडल का एक सपना दिखाया कि हमने गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात का एक नारा था उनका। उन सारे मुद्दों को लेकर 2014 में वो सत्ता में आए, वादे किए, 15 लाख हर व्यक्ति के खाते में आएंगे ऐसा वादा किया, 2 करोड़ युवाओं को प्रतिवर्ष रोजगार देने का वादा किया। लेकिन 7 साल से अधिक समय का बीत जाने के बाद भी आज युवा वर्ग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। उसके हाथ में ना रोजगार है, ना एंटरप्रेन्योरशिप है, ना कुछ और है। गुजरात मॉडल की मैं अगर बात करूं तो पिछले बहुत दिनों के रिसर्च के बाद ये कुछ फैक्ट्स हम लोग लेकर आए हैं, जिसमें पूरे गुजरात की हकीकत आप लोगों के माध्यम से गुजरात की जनता तक पहुंचाने का हम लोग काम कर रहे हैं। अगर गुजरात के इश्यूज़ की बात की जाए तो चाहे कोल ब्लॉक घोटाला हो या लैंड का घोटाला हो, जो सबसे बड़े 2 घोटाले इस वक्त गुजरात में चल रहे हैं वो कोयले का है और दूसरा लैंड अलॉटमेंट का है। कोयले की अगर मैं बात करूं, सोर्स क्या है, कहाँ की सोर्स है ये जो सोर्स हैं ये सारे आपके मीडिया के साथियों के ही सोर्स हैं। कुछ गवर्नमेंट के जो न्यूज़ पब्लिश होती है वो सारे सोर्स हैं। ये सारे ऑथेंटिक सोर्स से जो न्यूज़ और जो डेटा हम लोगों ने कलेक्ट किया है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ यहाँ पर। अगर कोल की मैं बात करूँ तो 6000 करोड़ से ज़्यादा का कोल घोटाला पिछले 14 वर्षों में गुजरात में हुआ है। इस पर अलग अलग राज्यों में ये भेजा जा रहा है, टैक्स की चोरी की जा रही है और लैंड अलॉटमेंट ये सबसे बड़ा इशू है वहाँ पे। अडानी ग्रुप को जो है मुंद्रा पोर्ट और मुंद्रा स्पेशल इकोनॉमिक जोन में 1 रुपये पर स्क्वायर मीटर पर लैंड अलॉट की गई है। 1 रुपये, सिर्फ 1 रुपये, जिसकी वैल्यू कम से कम 10,000 रुपये पर स्क्वायर मीटर है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा मुद्दा मैं आप लोगों के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि देश का जो एयरफोर्स है, साउथ वेस्ट एयर कमांड ने वहां पर 4,04,700 स्क्वायर मीटर लैंड की डिमांड की थी और वो 1100 रुपये पर स्क्वायर मीटर सरकार को देने के लिए तैयार थे। लेकिन इसके बावजूद वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ने रहेजा ग्रुप को 4,70,000 स्क्वायर मीटर जो लैंड है वो वहाँ पे अलॉट की है और वो सिर्फ 470 रुपये पर स्क्वायर मीटर पे उन्होंने लैंड का अलॉटमेंट किया है। तो आप ये डिफरेंस देखिए कि किस तरीके से देश के सेना को, देश के लोगों के भावनाओं को आहत कर कर व्यापारी वर्ग को जो है वो आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, एसआर ग्रुप को जो है 2,08,000 स्क्वायर मीटर लैंड जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने जहां पर रोक लगा रखी है, फॉरेस्ट लैंड है, उसको भी उन्होंने अलॉट करने का काम किया है, वहाँ की सरकार ने किया है। हाँ। लेकिन गुजरात मॉडल 5 साल में आपको लगता है कि ये सभी चीजें रह गई, इतने बड़े बड़े इश्यूज बिल्कुल काम नहीं हो पाया? बिल्कुल, ये सारे इश्यूज हैं जो जनता की पहुंच से दूर हैं, क्योंकि गुजरात में हालात ऐसे हैं कि आप सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलिए वो आपको किसी न किसी मुकदमे में फंसा देंगे वहाँ पर। और मेरे बहुत सारे मीडिया के साथी हैं जो मुकदमे झेल रहे हैं गुजरात में। आप मानते हैं कि एक्चुअल मुद्दों को दबाया जा रहा है? बिल्कुल, निश्चित रूप से एक्चुअल मुद्दों को दबाया जा रहा है और इसका जीता जागता उदाहरण जो है भी इंग्लैंड के जब राष्ट्रपति यहाँ आए हैं तो किस तरीके से पर्दे लगाए जा रहे हैं। गुजरात मॉडल का जो विकास है उसको छुपाने का काम वहाँ की सरकार कर रही है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आपको बोरिस जॉनसन का 2 दिवसीय दौरा? निश्चित रूप से ये कोई नई बात नहीं है। बहुत सारे देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री हमारे देश में आते हैं, हमारे देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री दूसरे देशों में जाते हैं। ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। में जब लोकसभा के चुनाव हुए थे और तमाम चुनाव में गुजरात मॉडल को बखान किया था कि गुजरात मॉडल आप देखिए, गुजरात मॉडल पूरी तरीके से फेल है। गुजरात में मिनिमम वेजेस का इशू इतना ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा है,
आज वहाँ पर चाहे हॉस्पिटल्स में जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे जो लोग लगे हुए हैं उनके वेजेस मिनिमम वेजेस से कम मिल रहा है उनको। कोर्ट में जो लोग लगे हुए हैं लेबर क्लास में उनको मिनिमम वेजेस से कम मिल रहा है। वहाँ के जो सर्किट हाउस, जो गवर्नमेंट के सर्किट हाउस है, वहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट पे लोग लगे हुए हैं उन सबको मिनिमम वेजेस नहीं मिल रहा है। तो गुजरात की सरकार तो मिनिमम वेजेस तक नहीं दे पा रही है लोगों को। एक आपने सवाल पूछा था, उसमें से एक सवाल है कि जिस तरीके से आपने बताया कि जो कुछ कॉरपोरेटों को सरकार डायरेक्ट रूप से जो है वो फायदा पहुंचा रही है। निश्चित रूप से वाइब्रेंट गुजरात के अंदर जितने भी लोगों ने पार्टिसिपेशन किया है उनको बिना ऑक्शन के लैंड दी जा रही है। हाँ। लैंड तो वहाँ पे ऐसे बढ़ रही है कि कोई भी उद्योगपति जाओ और वहाँ पे लैंड ले लो। अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के आपने कहा कि बेरोजगारी गुजरात में अभी भी कम नहीं हुई है, उसको लेकर के क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि देखिए, आप गुजरात मॉडल को बार बार प्रेजेंट कर रहे हैं और गुजरात में आने वाले चुनाव पर इसका बहुत बड़ा फर्क निश्चित पड़ने रूप वाला से है। गुजरात मॉडल शायद लोग 2014 में ही समझ जाते तो आज शायद देश में ये हालात नहीं होते। 2 करोड़ युवाओं को प्रतिवर्ष रोजगार देने का वादा करने वाले मोदी जी अभी पिछले 7 सालों में पूरे 2 करोड़ लोगों को रोजगार नहीं दे पाए हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि गुजरात में भी नहीं दे पाए बिल्कुल हैं। निश्चित रूप से नहीं दे पाए। गुजरात के हालात तो इतने खराब हैं कि रोजगार नहीं है वहाँ पे, शिक्षा नहीं है। रेप केसेस 40% बढ़े हैं पिछले 4-5 सालों में। वहाँ पे रेप केसेस की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही लेकिन है। मोदी जी इसका उलट कहते हैं, कह रहे हैं गुजरात मॉडल को आप देखिए और उसी मॉडल के थ्रू जो है पूरे देश में भर में जो है वो सरकार बनी है। ये तो मैं आप सब लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप जैसे कुछ जागरूक मीडिया के लोग हैं जो मोदी जी की सच्चाई देश के सामने लाने का काम कर रहे हैं। वरना तो इस देश की गोदी मीडिया सबको पता है कि किस तरीके से मोदी जी के लिए काम कर रही है। ऐसा लग रहा है कि देश में सिर्फ सरकार के लिए ही मीडिया को बनाया गया है। नहीं, वहाँ पर जो है गुजरात की बात करें तो वहाँ पर रैलियों की शुरुआत हो चुकी है। बीजेपी लगातार जो है कह रही है कि दोबारा से गुजरात में सरकार बनाना है, इसके बाद जो है केंद्र में भी सरकार बनाएंगे। देखिए सरकार बनाना और नहीं बनाना ये एक अलग विषय होता है। अभी पिछले 5 राज्यों के जो परिणाम आए हैं उसमें 41% जनता ने ही उनको सपोर्ट दिया है। मतलब अगर आप देखें तो 59% लोगों ने उनको नकारा है। तो वो ये नहीं कह सकते कि उनको जनता का जनादेश प्राप्त हो गया है। ठीक है, ये एक लोकतंत्र की प्रक्रिया है। चुनाव हारना जीतना, कोई कम वोटों से जीतता है, कोई ज़्यादा वोटों से जीत जाता है। लेकिन सरकार बनाने के बाद में आपकी प्राथमिकताएं क्या है? आप एक सबसे बड़ा मुद्दा मैं आप लोगों के संज्ञान में और लाना चाहूँगा, स्लॉटर हाउस का। सरकार बात करती है गो हत्या बंद करने की, वो क्यों बंद नहीं करते गुजरात से गो हत्या? आज 55 रजिस्टर्ड स्लॉटर हाउस तो ऑलरेडी गुजरात में चल रहे हैं जो सिर्फ लीगल हैं। उसके अलावा इलीगल कितने चल रहे हैं किसी को कोई आइडिया नहीं है। पिछले कुछ सालों में सिर्फ 9 इलीगल स्लॉटर हाउस पे ही कार्रवाई हुई है। तो सरकार ये तो मान रही है कि इलीगल चल रहे हैं, अब कितने चल रहे हैं वो सरकार को भी नहीं पता है। एक तरफ यूपी में तमाम स्लॉटर हाउस को बंद किया गया है, दूसरी तरफ आप बता रहे हैं गुजरात में चल रहा है। गुजरात में 55 लोगों को तो उन्होंने परमिशन दे रखी है चलाने के लिए। हाँ। ऑफिशियल परमिशन दे रखी है। अगर आप लोग चाहेंगे तो उनकी लिस्ट आपको शेयर कर दी जाएगी। हाँ। अच्छा, जिस तरीके से तमाम जगहों से खबर आ रही है कि हिंदू मुसलमान को लेकर देश भर में मुद्दे चल रहे हैं, क्या ये मुद्दे गुजरात चुनाव में इफेक्ट करने वाले हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब कभी भी चुनाव आते हैं तो वो मुद्दों से भटक जाती है। वो धर्म की बात करेगी, जाति की बात करेगी, मजहब की बात करेगी। मोदी जी ने 2016 के बाद में महंगाई पे एक शब्द भी नहीं बोला है। आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा, वो मन की बात हर महीने करते हैं लेकिन महंगाई पे कभी नहीं बोलेंगे। आज पेट्रोल के दाम, सीएनजी के दाम, डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। खाने के तेल के दाम आम आदमी की पहुंच से दूर हो गए हैं। लेकिन भरोसा तो जनता कर रही है ना उन पे, तभी तो हर राज्य में चुनाव जीत रहे हैं। वो भरोसा नहीं कर रही है, वो लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ खेल रहे हैं। आज वो महंगाई पे बात क्यों नहीं करते हैं? आज वो बेरोजगारी पर खुलकर बात क्यों नहीं करते हैं? कोरोना जैसी महामारी इस देश में आई, पूरे विश्व में आई। आज कोरोना के बाद में क्या हालात हैं? आप और हम सब लोग किस तरीके से उन हालातों से जूझ रहे हैं, अपने आप को रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। सदन में बीजेपी ने ये कहा है और बार बार कहती भी आई है कि महंगाई को हम ध्यान में रखे हुए हैं और उस पर काम भी चल रहा है, पर विदेशों में जिस तरीके के हालात बने हुए हैं उसका प्रभाव सीधा भारत पर पड़ रहा है। उसको लेकर के क्या मुझे नहीं लगता कि मोदी जी और अमित शाह जी और भारतीय जनता पार्टी के पास देश को चलाने का कोई विज़न है। इनके पास किसी प्रकार का कोई विज़न नहीं है। आज किसी देश का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति आ रहा है, उसको रिसीव जो है अडानी जी कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। क्या इस देश में सरकार नाम की कोई चीज़ बची है या उद्योगपति ही देश को चलाने लग गए हैं? तो आप मानते हैं कि सरकार और कॉरपोरेट घरानों में भी कोई खास अंतर नहीं रह गया है?
सरकार है बची नहीं है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ समय बाद देश में लोकतंत्र की हत्या ही हो जाएगी। लोकतंत्र बचेगा ही नहीं, सिर्फ कॉरपोरेट्स ही इस देश को फिर से चलाने लग जाएंगे। अगर मैं सीधे फिर से गुजरात पर ही आऊं तो उसको लेकर के क्या कहना चाहते हैं कि अगले 5 साल जनता को क्या क्या देखना चाहिए, और गुजरात मॉडल को लास्ट में आप क्या कहना चाहते हैं कि किस तरीके का फिलहाल 5 साल में गुजरात मॉडल रहा? पिछले लगभग 25 साल से गुजरात में भाजपा की सरकार है और हम सब ने देखा है कि गुजरात किस तरीके से हर एक स्तर पे नीचे जाता जा रहा है। चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे वो चिकित्सा की बात हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट की बात हो, चाहे किसानों की बात हो, चाहे आदिवासियों की बात हो। रिवर लिंकिंग के नाम पे आदिवासियों को की ज़मीनों को हड़पा जा रहा है, उनको बेघर किया जा रहा है, आंदोलन हो रहे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा किसी को मिला है 25 सालों में, तो वो अडानी ग्रुप को ही मिला है। एक आखिरी सवाल कि आपने जो ये तथ्य जमा किए हैं, आपने जो लिख कर लेकर आए हैं, क्या पब्लिक इस पर भरोसा करके इसको समझ पाएगी? निश्चित रूप से जनता के सामने जब ये तथ्य जाएंगे तो उन्हें पता चलेगा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। भारतीय जनता पार्टी तो झूठ का पिटारा है। वो हमेशा कुछ भी, जब चुनाव आते हैं तो अपना झूठ का पिटारा खोल लेते हैं, बड़े बड़े वादे करने लग जाते हैं। जुमलेबाज प्रधानमंत्री हैं देश में इस वक्त। कांग्रेस ने तो कभी झूठ बोला नहीं। कांग्रेस तो सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी है, विचारधारा पर चलने वाली पार्टी है। हम तो वही वादा करते हैं जो हम कर सकते हैं। अगर बीजेपी के लोगों को पूछे तो वो उन्होंने बोला था कि हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपए आ जाएंगे। काले धन पर बात करने को तैयार नहीं है ये लोग। आज बाबा रामदेव उस टाइम पे बोलते थे कि काला धन वापस लाएंगे। मैं तो आपके माध्यम से बाबा रामदेव को भी घेरना चाहता हूँ। उन्होंने रुचि सोया के अंदर जो कारनामा किया है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।